नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। और इस वक्त डीडी न्यूज़ का कारवां ये यूं कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख में हम एक ऐसे म्यूजियम में पहुंचे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की जो समृद्धमयी गाथा थी, खासतौर से व्यापारिक जो एक सिल्क रूट था, जिसको हम कहते थे कि पूरा अगर जिसमें तिब्बत कवर होता था, अफगानिस्तान कवर होता था, उज़्बेकिस्तान प्राचीन जिसकी हम बात करें, ईरान तक जिसका पूरा ये जो पूरा सफ़र था, ये पूरा सफ़र जहाँ पर दर्शाया गया है, पूरी यात्रा की जो संस्कृति थी, जो लोग थे, उनके बारे में जहाँ पर बताया गया है। आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के खास कार्यक्रम में इसी सेंट्रल एशियन म्यूजियम के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफ़र पर और देखते हैं क्या कुछ खास है इस सेंट्रल एशियन म्यूजियम में जो कि लेह में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं। लद्दाख वाज फॉर सेंचुरीज ये ट्रेड रूट पे आता था, सेंट्रल एशियन ट्रेड में। सेंट्रल एशिया, तिब्बत, कश्मीर, लद्दाख वाज ट्रेडर्स का एक हब था। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स डिफरेंट रीजन से आते थे, यहाँ आना जाना था। तो यहाँ की जो कल्चर पे, इसकी वजह से काफ़ी कल्चर पे, लैंग्वेज पे, खाने पीने की चीज़ों पे, हर चीज़ पे काफ़ी असर पड़ा है। और सेंचुरी लद्दाख हैज़ बीन इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं अपने तमाम जो श्रोता हमें इस समय देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम है, जब पार्टीशन नहीं हुआ था, एक पूरा सिल्क रूट था। और जिस सिल्क रूट में पूरा ईरान से लेके और इधर पूरा जो अभी जो पाकिस्तान का क्षेत्र कहते हैं और जो पूरा लद्दाख का और तिब्बत तक, और इसमें लिखा हुआ, मतलब पुराने शब्द अगर इस्तेमाल हम करें तो तिब्बत, यारकंड, कश्मीर, अफगानिस्तान एंड सिटी स्टेट्स लाइक समरकंद एंड बुखारा कनेक्टेड बाय द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सिल्क रोड। यानी कि इसको सिल्क का जो भी व्यापार करते थे, तो वो जो संस्कृति थी, वो जो लोग आते थे, उनके साथ उनकी संस्कृति आई, उनके साथ उनका खान पान आया, उनके साथ उनका पहनावा आया, उन तमाम चीज़ों को शोकेस किया गया है सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम में। और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है जानना और समझना कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे उसमें लद्दाख में लिखा हुआ है, फॉर सेंचुरीज लद्दाख हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशियन कारवां ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि सदियों से, चूँकि ये बिल्कुल ट्रेड का एक मेन जगह थी, इसलिए यहाँ पर ये सेंट्रल म्यूजियम बना हुआ है, सेंट्रल एशियन म्यूजियम। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नूर मोहम्मद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें सेंट्रल एशियन ट्रेड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं, लद्दाख के कल्चर के बारे में, तिब्बत के कल्चर के बारे में, जो सराउंडिंग रीजन, जो सेंट्रल एशिया के रीजन के आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे पुराने हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं, फिर हिस्ट्री के बारे में है, यहाँ के पेट्रोगैलिप्स जो रॉक्स पे पाए गए हैं, उन सब के हैं, हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ के जो ट्रेड में इस्तेमाल होते थे बहुत से आर्टिकल्स, वो डिस्प्ले है। फिर ये जो यूटेंसिल्स वगैरह जो उस वक़्त के पत्थर के यूटेंसिल्स थे, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत से हैं, अरबिक, पर्शियन, बौद्धिक, काफ़ी एंशिएंट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इन डिस्प्ले है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो गैलरी में आपने सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इस फोटोग्राफ की विशेषता ये कि इसमें बलूचिस्तान का है, करगिल यानी कि इधर हिंदुस्तान का, और ये अलग अलग पंजाबी और सारी चीज़ें सारी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए, ये एक बड़ी बात है। तो लद्दाख को अगर समझना है तो सेंट्रल एशियन म्यूजियम में आप आइए और यहाँ पे देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए पुराने ज़माने के ताले जो लोग नहीं जानते, ट्रेडिशनल आयरन लॉक 19th सेंचुरी 1900 में जब ये जो थे ताले कैसे बनते थे, उन तालों का यहाँ पर यह जिक्र हो रहा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के पुराने ताले कैसे बनते थे, उनकी चाबियाँ भी हैं और ताले भी रखे हुए हैं। ये जो आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर नूर मोहम्मद कह रहे हैं ये बहुत विशेष किस्म का ताला है। ज़ेर गुमा, ज़ेर अलग और गुमा, ताला और चाबी जिसको बोलते हैं, ज़ेर ताला गुमा चाबी, ज़ेर गुमा। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी पूरी गैलरी जो है वो सारा का सारा चांगथांग, हाँ सारे का कैमल कारवान, अर्ली विंटर क्रॉसिंग इन पास 1879 में 1879 का ये पूरा है। ये क्या लिखा हो, शाहपुर टंगई, शाहपुर टंगड़ी कोई जगह होगी, उस जगह पे ये एक ऊँटों के द्वारा ये पूरा का पूरा निकल रहा है कारवां। अच्छा बिल्कुल। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं, ये बड़ा समझना ज़रूरी है। ये जो अगला मैप हम देख रहे हैं, इस मैप को ज़रा समझाइए डॉक्टर नूर मोहम्मद। ये जो रूट मैप यारकंड कशगर, ये जरा मैप इसको समझना जरूरी है, इसको जरा आप समझा सकते हैं क्या? लद्दाख से जाते थे ना यहाँ से। इन 1876 का ये मैप बनाया हुआ है ना, ये 1876 में, हाँ तो किसी अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। कश्मीर को भी CASHMERE लिखा गया, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया समझ में काम आता है। सारे के सारे नामों के स्पेलिंग्स जो है ना वो अलग ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी यहाँ पे नोमेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान इंडूटेड टू यारकंड, देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, हमारे जो एक स्क्रॉल एक है गोल्डन उससे लिखा गया है, जिसमें जो हमारे जो बाइबलिकल प्रॉफिट्स है उन सब के जो क्रोनोलॉजिकली वो दिया गया है, वो डिस्प्ले में है। वो कोई 115 ईयर ओल्ड, कहीं वो सेंट्रल एशिया में ये उन्होंने वहाँ से वो ट्रेडर्स ने यहाँ पर दिया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आपको लेह लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में समझने का। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और कि कैसे हमारा लेह बना और बुद्धिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ, या फिर पूरा कल्चर जो है जो यहाँ का वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं कि कैसे वो जब शुरू हुआ था उनका कल्चर, क्या क्या यूज़ किया जाता था। अभी लद्दाखी घरों में जैसे हम घूम रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि कुछ कुछ चीज़ें अभी भी वो हिस्ट्री में रिटेन करके रखी हुई हैं। और ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपको समझेगा कि रुपीज़ या फिर जो ट्रेड होता था तिब्बत से शुरू हुआ, या फिर जो पूरा सिल्क रोड जो था वो कैसे आया। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली लर्न अबाउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरली ये जो है एवरी फ्लोर हैज़ ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। आप देखेंगे उनके जो कॉलम्स है, छत है,
अलग अलग वो किया गया है। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम तल पर पहुंच रहे हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम के। हमारे साथ डॉक्टर नूर लगातार मौजूद हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। इस फ्लोर पर आमतौर पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं, व्यापार कैसे होता था पुराने ज़माने में, ख़ासतौर से सिल्क रूट पर वो है, कैसे मुद्राएं थीं, कारपेट्स की बात है, वो इस फ्लोर पे हम देखते हैं। तो चलते हैं आगे, क्या कुछ यहाँ पर रखा हो गया है उसको देखते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि जो ये 4 मंजिला इमारत है, ये अपने आप में बेजोड़ नमूना है, जो कह सकते हैं कि वास्तु के बारे में कह सकते हैं, या जो एक डिज़ाइन होती है। ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सा सांस चढ़ने लगती है, क्योंकि जब आप लगातार चलते हैं तो ऐसा होता है। फिर भी चलिए हम देखते हैं। आइए डॉक्टर नूर, आप हमारे साथ आएँ। ये जो मेन जो जगह है इसको ज़रूर हम लोग देखते हैं। ये जो कॉलम है नीचे से आए हुए हैं और ये लकड़ी के पिलर बने हुए हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण है जानना और समझना कि इसमें यहाँ पर जो ये चारों कॉलम हैं इन्हीं का बड़ा महत्वपूर्ण, और इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है टिकी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। बचपन में कहावतें सुना करते थे कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, या मारेगा भैया नाना नाना 1 रुपया 12 आना। तो ये आना, दमड़ी, अशरफी, ये जो चीज़ें हम पढ़ते थे वो चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 1 नंबर जो लिखा हुआ है, मुगल पीरियड की अशरफी लगी हुई है द्यांग, और उसके बाद अशरफी है 1 नंबर की। नंबर 2 पे अगर आप देख सकते हो तो ये चाइनीज़ क्वेन है, इसको हम द्यांग बोलते हैं। इस कार्यक्रम को हमको यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हम आपको सीधे रेल भवन लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भर में इसकी चर्चा है, क्योंकि और भी दुनिया में कई जगह यंग माउंटेन्स हैं, तो अपने इस हिमालयन टनलिंग मेथड के डेवलपमेंट से अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ कुछ प्रश्न लेके, और बाकी इसके अलावा हमारे जीएम साहब और डीआरएम साहब सब जगह उपस्थित हैं। वो भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी डिटेल जानकारी अपने साथी मीडिया के बंधुओं को देंगे। कुछ प्रश्न हो तो बताओ। सर ये बागेश्वर टनकपुर गैसें, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और सहारनपुर देहरादून, ये 4 परियोजनाएं और हैं जो अभी पाइपलाइन में है, जिनका सर्वे का जिस तरह से काम चल रहा है, तो इसके बारे में सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। बिल्कुल, ये चारों की चारों बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, और आपने देखा होगा कुछ वर्षों से डीपीआर बनाने का काम एक नए तरीके से हो रहा है। इसमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंप्लीट 100% लाइडार सर्वे करके प्रॉपर उसका डिज़ाइन का एक प्रोसेस बना है। उस प्रोसेस से इसके डीपीआर बन रहे हैं। जैसे जैसे डीपीआर बनेंगे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा जीएम साहब को, डीआरएम साहब को भी, वो भी आपके साथ सभी साथी पत्रकारों के साथ शेयर करते रहें प्रोग्रेस, समय समय पर इसको शेयर करते रहें। और कोई प्रश्न है? हाँ सर, मैं किरण शर्मा देहरादून से। अभी हमने देखा था सर पिछले कुछ महीनों पहले कि काशी में एक 11 टन हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद लगातार लोगों में एक भ्रम है या भय है कि अगर ये जो ऋषिकेश और प्रयाग का जो प्रोजेक्ट है अगर वो सफल हो भी जाता है तो भविष्य में कुछ ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अधिकतर जो हिस्सा है रेल का वो टनल से होता हुआ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं और आप इसको किस तरह से देखते हैं? रेलवे की जो टनल की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि टनल बनाने के साथ ही साथ उसके अंदर की कंक्रीटिंग करते हैं। इंतज़ार नहीं करते कि टनल, मतलब प्रैक्टिकली टनल जैसे जैसे अंदर 1-1 मीटर भी अंदर जाती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं हम, वैसे वैसे उस एरिया की पूरी कंक्रीटिंग करते हैं, पहला। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हिमालयन टनलिंग मेथड जो कि रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों में काम करते करते नए तरीके से सीखा है। ये मेथड बहुत ही एक स्टेबल टनल डिज़ाइन है। अगर हम फिज़िक्स से बात करें
टनल कभी भी करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उस एरिया के प्रेशर को लेने वाली डिज़ाइन। यानी अगर मान लो पत्थर है तो सबसे आसान पत्थर के अंदर टनल बनाना होता है। सबसे मुश्किल होता है जहाँ पे थोड़ा लूज सैंड होता है। तो अब उस लूज सैंड के हिसाब से जो स्ट्रेंथ आनी है, वो स्ट्रेंथ को अगर हम डिज़ाइन में ले आए तो वो मजबूत टनल होती है। उस हिसाब से ध्यान में रख के बनाया जाता है। और आप किसी भी एक टनल के प्रोजेक्ट में जाके देखना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जीएम साहब से, आप में से कुछ साथियों की विज़िट करवाएं और कैसे टनलिंग का काम होता है वो भी आप इनको दिखाएं सबको। कोई से जो जहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़े ऐसी किसी साइट में लेके जाना, ताकि आप सब देखेंगे कितना ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है बन रही है, इसलिए इसमें भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी हर तरह की सावधानी भी रख रहे हैं और काम को कहीं पर भी शॉर्टकट न करके, समय ज़्यादा लगे भले ही, लेकिन काम मजबूती से हो, वैसा मेरा हमेशा अधिकारियों के पास आग्रह रहता है। सामूहिक दृष्टि से मनाली बिलासपुर ले जो रेल योजना है उसमें बनने में सर्वे कब बनेगा और उसके लिए क्या आगे फ्यूचर प्लान है? तो सर इसके साथ सप्लीमेंट्री जम्मू पुलिस का भी सर्वे हुआ है, वो कब तक होगा? उसको लेकर क्या जो रेलवे है वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डीपीआर बनाना, डीपीआर बना के उसको सैंक्शन में लेके आना, और विशेषकर अपने पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कई गुने बढ़ जाती है। क्योंकि पहाड़ के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट टनल पुल, टनल पुल, टनल पुल, इस तरह का प्रोजेक्ट होता है हमेशा। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एक बहुत सावधानी से और लंबी सोच के साथ कि भाई 50-60 वर्षों तक ये प्रोजेक्ट लोगों को मदद करता रहेगा, लोगों की सेवा में लगा रहेगा, इस भावना के साथ हर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। मैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब, डीआरएम साहब को, वो आपको सारी जानकारी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की दे देंगे। सर जम्मू कश्मीर के लिए जो नए प्रोजेक्ट आपने जो किया है सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या इसमें डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह का जो क्षेत्र है वो भी इसके लिए कोई नया प्लान है आपके लिए? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको अभी एक साथ ही जानकारी जीएम साहब दे देंगे, नहीं तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा इसका। मुझे याद ध्यान नहीं रहेगा प्रदेश पर का। सर मैं आज की स्लाइड टाइम से सर जो भी वेदर के हिसाब से जो टनलिंग के काम चल रहा है उसको अगर वेदर के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस मतलब रेलवे ले रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है? जैसा मैंने बताया, बहुत सावधानी के साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है टनल्स, और एक बार आप भी जब भी समय मिले ज़रूर जाके देखिए इसको। सर मेरा सवाल था, एक तो मैडम ने जो सवाल किया है जम्मू कश्मीर में जो हमारी जम्मू कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। एक तो वो जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कब तक कंप्लीट होगा? नंबर 2, क्या ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इसके अलावा वो न्यू प्रोजेक्ट्स अगर वो काफ़ी नए लिए जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल काफ़ी नए लिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट। जैसा एक तो बारामूला से उरी तक का प्रोजेक्ट है, और 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, मुझे एग्जैक्टली नाम अभी कागज है क्या? हाँ, तो इसकी डिटेल का हो गया। हाँ, लेकिन अच्छा प्रभाव रहेगा। देखो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे को एक नए लेवल पे लेके आए, अब वो समय आ गया जब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो काम कई वर्षों तक नहीं हुए थे, 50-50, 60-60 वर्षों तक, वो प्रोजेक्ट सब बहुत जल्दी होगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। अच्छा काम, तो अब काफ़ी एक्सपेंशन हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होने को आया, और बहुत सारे जो पुरानी चीज़ें पेंडिंग थी वो काफ़ी हुई है, तो अब एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। बजट 2024 में रेलवे को लेकर के जो प्रस्ताव प्राविधान किए गए हैं उसको लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आइए अब हम आपको वापस लिए चलते हैं अपने खास कार्यक्रम की ओर।
स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम की, जो लेह में स्थित है। और इसकी बात एक भारत श्रेष्ठ भारत में इसलिए क्योंकि भारत जो प्राचीन काल से ही अपने तमाम वैभव शान और शौकत के लिए जाना जाता रहा है, किस तरीके से सेंट्रल एशिया का पूरा रूट इस भारत से होकर गुजरता था और किस तरीके से भारत समृद्ध था, उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। किस तरीके से हमारी पुरानी संस्कृति थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं। डॉक्टर नूर हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हम 4थे फ्लोर पर, सेंट्रल एशियन म्यूजियम के 4थे फ्लोर पर हैं। और चौथा जो फ्लोर है ये बेसिकली जो 4था फ्लोर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी हम देख रहे हैं। डॉक्टर नूर, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे किस किस टाइप के यहाँ पर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या है इसमें? बेसिकली ये जो बुद्धिस्ट कुछ टेक्स्ट हैं, अरबिक टेक्स्ट है, पर्शियन है, कश्मीरी है और यारकंदी लैंग्वेज जो सेंट्रल एशियन लैंग्वेज है उसके तो कुछ टेक्स्ट है, हिस्ट्री है, पोइट्री है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो बेसिकली ये जो पूरा फ्लोर है ये मैन्युस्क्रिप्ट को समर्पित है। यहाँ पर सारी मैन्युस्क्रिप्ट रखी हैं जो कि आप लगातार धीरे धीरे देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर आपका, हमसे इतना देर आपने समय दिया और आपने इस पूरे म्यूज़ियम के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम को हमने आपको दिखाया एक भारत श्रेष्ठ भारत में, उसकी मुख्य वजह ये रही कि हम हर वो चीज़ आपको बताते हैं, दिखाते हैं जो कि प्राचीन भारत से जुड़ती है, जो कि जुड़ती है भारत के तमाम वैभव से, तमाम कह सकते हैं कि उसकी जो संपन्नता थी, उसकी जो समृद्ध विरासत थी उससे जुड़ती है। और इस तरीके से हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत में सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम जो कि लेह में मौजूद है, इसके बारे में हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक बहुत ख़ास बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ इस वक्त में मौजूद है, इससे यहाँ के पूरा लद्दाख का नज़ारा दिख रहा है और हम ज़रूर दिखाएंगे। जो सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, गोम्फा भी है, ये सामने आप गुरुद्वारा देख रहे हैं और उसके पीछे आप जामा मस्जिद देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये 360 डिग्री का पूरा व्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जामा मस्जिद आपको दिख रही है। इसके थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गोम्फा है और ये पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब जबकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं तो ये ज़रूर हम चाहेंगे कि आप इन दृश्यों को देखें, इन दृश्यों का आप आनंद उठाएं, क्योंकि ये लेह है, लद्दाख है। यूटी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है वो देखने वाली बात है। सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है, वो देखने वाली बात है। और वाकई यहाँ आकर हम भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ जन्नत में हैं, क्योंकि इतनी कहते हैं ना शुद्ध, शीतल, शांत जो बयार है, हवा है, जो माहौल है शांति का, सारी चीज़ें कुदरत ने यहाँ पर हर वो चीज़ दी हुई है जो महानगरों में कम से कम हम तरसते हैं वहाँ पर नहीं मिल पाती और यहाँ पर मिलती है।
तो देखा, आपने जाना, आपने समझा कि किस तरीके से प्राचीन भारत का व्यापार, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो ये सुदूर जो उत्तर का इलाका है, लद्दाख का जो इलाका है, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, जो कि लद्दाख एक व्यापार का केंद्र हुआ करता था और पूरा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर से लेकर तिब्बत और चीन तक जो व्यापारी जाता था, उसकी संस्कृति क्या थी, वो लोग कैसे, तो किस तरीके से भारत की आर्थिक समृद्धि में उनका भी योगदान माना जा सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे, मेरी टीम यानी कि कैमरामैन उत्तम सिंह और सहायक कमलेश कुमार के साथ में इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।